Hello and welcome to my channel Archie Ghosh and this is your top mentor Dr. Chinmay Ghosh। पेपर नीट 2021 कंप्लीट हो गया है। सब लोगों ने अपना मार्क्स एनालाइज भी कर लिया होगा। अब मार्क्स किसी का ज्यादा आ रहा होगा, किसी का कम आ रहा होगा। कुछ लोग बहुत खुश होंगे और कुछ लोग बहुत डिप्रेशन में भी होंगे। उन बच्चों के लिए जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, एक सिंपल चीज सुन लेंगे कि नीट 2021 भले ही आपका खराब गया हो, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं निकलता कि सारे रोड्स क्लोज हो गए। अगर आपको लग रहा है, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, तो या तो आप नेक्स्ट चांस दो या आपके पास दूसरे कई सारे ऑप्शंस खुले। लेकिन मैं उन ऑप्शंस पर इस वीडियो में बात नहीं करने वाला। मैं बात इन टॉपिक पर करने वाला हूं जो यूजुअली बच्चों को एग्जाम हॉल के अंदर जाने के बाद हुआ होगा। आप कल का जब एग्जाम दिए होंगे, ये तो श्योर था एग्जाम जाने से पहले कि आज मैं पेपर अच्छा करूंगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल के अंदर गए, आपके इन्विजिलेटर ने आपसे सारा फॉर्मेलिटीज पूरा कराया, आपने पेपर देना चालू किया। क्या ऐसा हुआ कि पेपर जैसा हम सोच के गए थे वैसा नहीं हो पाया? इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि आपके जो जूनियर्स जो 2022 या 23 में जब नीट या जेई का एग्जाम फोकस करेंगे तो वो लोग वो गलतियां ना करें। आज हम दो पहलू पर बात करेंगे कि फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स किस तरह से एग्जाम में अपने आप को एग्जाम हॉल में डील करते हैं और वो कौन से रीजंस हैं जिसमें बच्चे ड्रॉपर या फिर फ्रेशर फेलियर अचीव करते हैं, ना कि सक्सेस। क्योंकि सक्सेस के पीछे तो बहुत सारे रीजंस दिखाते हैं लोग। मैंने साल भर ऐसा पढ़ाई किया, मैंने ये इतने घंटे पढ़ाई किए, दिस वाज माय स्टडी मटेरियल एंड दैट्स मेनी लॉट ऑफ थिंग्स सक्सेसफुल स्टूडेंट्स टेल टू यू। बट कोई इस पर पहलू पर बात नहीं करता कि एग्जाम हॉल में अपने आप को कैसे प्रिपेयर्ड रखना है। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगा, क्योंकि कल ही लेटेस्ट एग्जाम आपका कंप्लीट हुआ। यदि आप अगले साल के लिए सोच रहे होंगे या आपके जूनियर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे जो 2022 और 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोग कम से कम ये जाने कि एग्जाम हॉल के भीतर हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जहां एटीट्यूड की बात किया, तो फ्रेशर्स का एटीट्यूड एग्जाम हॉल के अंदर क्या होता है? क्योंकि वो एग्जाम पहली बार दे रहे होते होंगे, तो 90 to 95% स्टूडेंट्स ये सोच कर जाते हैं ये तो मेरा पहली बार है, आज तो जो मर्जी वो करो पेपर में। यही एटीट्यूड उनको खा जाता है क्योंकि उनका पहली बार होता है। उनको लगता है कि भाई इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा। बहुत अच्छे से 5% ही इंडिया के बच्चे प्रिपेयर करते हैं। खैर, फ्रेशर्स को लूज करने के लिए कुछ नहीं होता, इसीलिए फ्रेशर्स ऐसा भी करते हैं कि जाके बस जो ऑप्शन सही अपने को मन कर रहा है वो भरते जाओ। पूरा पेपर भर के आ जाते हैं। पूरा ओएमआर शीट मैक्सिमम फ्रेशर्स का भरा रहता है। और ये एनालाइज रिसर्च में भी प्रूव्ड है कि फ्रेशर्स जस्ट गो फॉर फन। मैक्सिमम फ्रेशर्स गो फॉर फन, जस्ट हैव अ लुक एट द पेपर एंड स्टार्ट डूइंग वॉट एवर दे वॉन्ट। नाउ ये फ्रेशर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रेशर्स में से आधे लोग तो डिसाइडेड ही नहीं रहते कि मेरे को अगले साल इसी फील्ड में जाना है, क्योंकि पेरेंट्स भेज देते हैं कि जाके एक बार देख के आओ कि कैसा होता है एग्जाम। तो आप चले जाते हैं और एग्जाम दे के आ जाते हैं। बाहर आके बोलते हैं कि पेपर बहुत अच्छा गया, मैंने तो पूरा बनाया, पेपर वाज वेरी इजी। क्योंकि आपको उस समय तक इसकी गहराई ही नहीं मालूम होती कि नीट का एग्जाम वास्तव में है क्या। कुछ 5% ही बच्चे जो फ्रेशर्स होते हैं वो ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और उनमें से ही कई बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। और बाय बैड लक और बाय चांस कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो वो अगले साल एक आध साल ड्रॉप लेते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेशर्स की कहानी तो यहीं तक सीमित है। फ्रेशर्स अपने आप को अपने हाथ से ही अपने एटीट्यूड के कारण खत्म कर देते हैं पेपर में, और ये टोटली 95% ये बच्चे निकल जाते हैं जो एग्जाम्स देते हैं। अब आ जाते हैं ड्रॉपर की ओर। ड्रॉपर वाला जो सेक्शन है, या ड्रॉपर की जब बात करूं, तो इंडिया में जो बच्चे
अपना 12th क्लियर करके, मतलब जो इससे पहले साल जब फ्रेशर रहे होंगे तो उनका एटीट्यूड वही रहा होगा और उनको बाद में लगा होगा कि नहीं ये एटीट्यूड गलत था, शायद मैं सिलेक्ट हो जाता, क्योंकि जब उनके नंबर्स आते हैं तो उनको लगता है कि लेट अस गिव वन मोर चांस। अब जब ये लेट अस गिव वन मोर चांस की बात आई तो वो लोग प्रिपरेशन चालू करते हैं, साल भर तैयार करते हैं, तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं। उनको लगता है कि तरह तरह की बुक्स पढ़ेंगे, ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, तरह तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉडल्स लेंगे, मॉड्यूल्स पढ़ेंगे और उसी पर अपन लोग फोकस रहेंगे। इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं लगाते कि बार बार हर जगह एक ही बात बोली जा रही है कि फोकस ऑन एनसीईआरटी, फोकस ऑन एनसीईआरटी एंड फोकस ऑन एनसीईआरटी। सेल्फ रिवीजन पे फोकस करिए, सेल्फ प्रिपरेशन पे बिलीव करिए, अपने माइंड कंट्रोल करने के लिए जो आपको करना चाहिए उस पर बातें करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे एग्जाम के पहले। अब होता ही है कि लास्ट मंथ में बच्चे मॉक टेस्ट देना चालू कर लेते हैं, रिवीजन शेड्यूल नहीं होते उनके पास। तो ये कई सारी चीजें ड्रॉपर्स के पास रहती है और ड्रॉपर्स साल भर प्रिपेयर करने के बाद एक मेंटल एटीट्यूड बना लेते हैं कि शायद मैं इस बार सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात घर करा हुआ रहता है कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा। सारे टीचर्स, सारे पेरेंट, मतलब हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए इतना सारा पैसा लगा के बैठे हैं, इतना सारा टाइम हमने इन्वेस्ट किया, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो मेंटल प्रेशर है, ये दिन ब दिन रोज 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 बिल्ड होता जाता है और एग्जाम से एक रात पहले ये 70% ब्रेन में घर करा हुआ रहता है। 30% वो ये सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, 70% ये सोचते हैं कि मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो जो 70% पॉपुलेशन ड्रॉपर का जाता है पेपर में, वो यही सोच के जाता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। उनमें से भी कई बच्चे सब्जेक्ट प्रेशर लेकर जाते हैं कि आज अगर मेरा फिजिक्स अच्छा चल दिया ना तो शायद मैं निकल जाऊंगा, मेरी रेस निकल जाएगी। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी लोग जानते हैं प्रेशर क्रिएट करता है। ये सब कुछ कुछ बातें एग्जाम हॉल तक जब वो लेकर जाते हैं तो एग्जाम हॉल में उनके ऊपर ये बर्डन पहले से बना हुआ है। फूक फूक के क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन को ओवर टाइम दे देते हैं, एटीट्यूड बना के जरूर जाते हैं कि आज मैं इतने टाइम में ये बायोलॉजी कर लूंगा, इतने टाइम में फिजिक्स कर लूंगा, इतने टाइम में केमिस्ट्री कर लूंगा, लेकिन ओवर टाइम। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर जब तक ना हो तब तक बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आता। और कॉन्फिडेंस लाने के पीछे कहीं ना कहीं आप खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ड्रॉप तो आप अपनी मर्जी से लिए। चलिए, तो फिर हुआ क्या होता है एग्जाम हॉल में। चल कल की ही बात करते हैं। बच्चे बोल रहे पेपर लेंदी था, बायोलॉजी इजी तो था बट इट वाज मोर लेंदी पेपर होने के कारण हमें बायोलॉजी में समय लग गया। केमिस्ट्री में आया तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन था, हम केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी से ही पढ़ के गए थे सर। फिजिक्स वाज बिट टफ, क्योंकि फिजिक्स के लिए तो हम मेंटल एटीट्यूड खुद ही बना के जाते हैं ना कि हम तो पेपर में जाकर फिजिक्स का पेपर देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमसे तो बनना ही नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम आता है। और ये जो सोच आपको पेपर में आप जो लेके जाते हो, यही आपको डुबा देता है। सही बोल रहा हूं तो ये वर्डिंग्स डुबा देता है। तो यहां पर क्वेश्चन था व्हाट वेंट रॉन्ग, हमने क्या गलतियां की पेपर में। एक तो आप कल का पेपर को ही अगर आप सोचोगे, देखोगे, जो आप पेपर बनाए होंगे उसमें आप सोचो आप बायोलॉजी स्टार्ट किए होगे, क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम बच्चे बायोलॉजी बनाते बनाते लेंदी क्वेश्चन है। आपको लगा कि नहीं बन रहा है, लेकिन आप एग्जाम से पहले क्या शेड्यूल बनाए थे कि हम बायोलॉजी में 60% क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम केमिस्ट्री में जाएंगे और दूसरे सेक्शंस को देखेंगे। लेकिन वो आप फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि आपको एक लग गया था कि हाँ ये बन रहा है। ये टाइम जो आप मैनेज नहीं कर पाए, ये आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का पूरा पेपर पढ़ने नहीं दिया और पूरा फिजिक्स देखने तक नहीं दिया। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल के भीतर। जब आप ड्रॉपर हो, क्योंकि आपको तो एक बात सता रहा है कि मेरे को इस साल निकलना है और मैं कहीं गलती से नहीं निकल पाया तो मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चन को फूक फूक कर देखने की आदत डाल दिया था। ओवर टाइम दे रहे थे आप पेपर में बार बार एक कॉन्सेप्ट को बार बार सोच के लगा रहे थे, कहीं ये ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, फिर 2-3 बार सोचने के बाद कहीं वही ऐसा इस एंगल से तो देखूं तो ये वाला आंसर बनना चाहिए। ये सब थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं आपका टाइम कंज्यूम कर रही थी। और जो बच्चे धीरे धीरे ये देखने समझ गए कि चलो बायोलॉजी तो बन गया, मैं केमिस्ट्री की ओर जाऊं, टाइम तो निकल चुका है, हम रेस से धीरे धीरे बाहर की ओर जा रहे हैं। अब केमिस्ट्री की ओर गए, लगा यार एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मेरे से नहीं बनेगा, ऐसे 2-4 क्वेश्चन जहां ही आए आपको लगने लग गया कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है अब क्वेश्चंस, और फिर वहां पर आपने और टाइम दिया। आपका ब्रेन यहां पर अब आपको ये चीज हाईलाइट करने लग गया होगा कि अब शायद हमारा बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री वाला सेक्शन में थोड़ा सा हमको दिक्कत होगा। ये जहां बात हावी हुई आपके पेपर में, तो आप केमिस्ट्री में धीरे 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 नेक्स्ट क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है उनको भी आप सोचने लग गए कि यार इसका ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। इसके चलते टाइम कंज्यूम होता रहा है और आप उस टाइम को फिर मैचअप नहीं कर पाए, क्योंकि पेपर तो 3 ही घंटे का था। अब जब टाइम मैचअप नहीं हुआ तो आपके पास बच गया लास्ट सेक्शन फिजिक्स। फिजिक्स में जाने के लिए आपके पास अब थोड़ा ही समय बचा हुआ है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है। अब आप सोच रहे हो कैसे करके जल्दी केमिस्ट्री निपटाऊं। इस चक्कर में हुआ ये कि आप फटाफट फटाफट अंधाधुंध गोला भी लगाए हो और आप अपने कॉन्सेप्ट से भी खिलवाड़ किए हो। खैर फिजिक्स की तो बात ही नहीं करता, क्योंकि फिजिक्स में तो ऑलरेडी आपके पास कम समय पड़ गया था, आप पहुंच ही नहीं पाए थे फिजिक्स तक। जहां फिजिक्स तक पहुंच नहीं पाए तो बात ही नहीं उठता, क्योंकि बच्चों का मैक्सिमम रिपोर्ट है पेपर के बाद कि हम फिजिक्स को छोड़कर बाकी सब तो ठीक बनाए। फिजिक्स के साथ ऐसा क्या होता है, आप तो शुरू से ही डिसाइडेड थे ना कि हमारा फिजिक्स तो अच्छा ही नहीं है, यही बात आपके दिमाग में थी। और ये बातों के कारण आपका फिजिक्स कहीं से भी अच्छा नहीं जा सकता था। इसीलिए जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान देना, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स का प्रेशर दिमाग से निकाल दो। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स को लाइटली लेना चालू करो और इसके लिए सेल्फ डिपेंडेंसी ज्यादा रखें। मतलब ज्यादा न्यूमेरिकल्स, वो भी एनसीईआरटी के लेवल वाले। इधर उधर की 50 बुक्स जब फॉलो करने लग जाता है व्यक्ति या कोई भी बच्चा, तो वो परेशान होता है। इसीलिए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए अपना सेल्फ डिपेंडेंसी, अपना सेल्फ प्रिपरेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अच्छा, आ जाते हो वापस फिर एग्जाम हॉल में, जहां आपको लॉजिक गेट के क्वेश्चंस दिखे, लेंस कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस दिखे। आपका दिमाग टोटल फ्यूज हो चुका था, क्योंकि टाइम भी कम बचा। अब आपको जो मर्जी आप करना चालू किए होगे और ये बस आपके ब्रेन में तुरंत स्ट्राइक किया होगा, अब नहीं बन रहा, डेट्स इट, फिनिश्ड। यहीं पर आपका पेपर खत्म हो चुका था और आपको रेस से बाहर कर रहा था। अब आपको बस यही लग रहा है कि बस आज का पेपर खत्म हो जाए यार, अब ये जंजाल लग रहा है। और आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया कि अब ये जंजाल है, तो आप बस कुछ नहीं कर पा रहे हो। अब आपको लगने लग गया है कि बस जितने दिख रहे हैं, जो बनाने लायक है, वो थोड़े बहुत बना लेता हूं, छोड़ो आज का पेपर, लेट अस गिव इट अ चांस फॉर नेक्स्ट वन मोर ईयर। तो ये सब छोटी छोटी बातों का अगर बच्चे ध्यान रखें कि हमें ऐसा पेपर में जब हम जाते हैं, ये सब बातों को ना सोचकर कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, हमारे को पढ़ाने वाले टीचर्स क्या सोचेंगे। यार आप अपने लिए गए हो पेपर देने, आप अपने टीचर्स के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड थे, मेहनत की हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम वो चीजों को हावी होने देंगे कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, टीचर्स क्या सोचेंगे। पहले तो आप हो, आप पहले अपने आप को कूल डाउन रखें, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए प्रिपरेशन के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि ज्यादा अपने आप को ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन, 50 बुक, ये वाली बुक अच्छी है, वो वाली बुक खराब है, ये वाला मॉड्यूल अच्छा है, वो वाला मॉड्यूल खराब है, ये सब का जो दौड़ में रहता है बच्चा, वही पिछड़ जाता है और वही उसी को ही एग्जाम हॉल में ज्यादा टेंशन होती है। तो ये हो गया फ्रेशर वाली और ड्रॉपर वाली दोनों बातें। अब क्या करें कि ये सब बातें अगली बार ना हो। तो यदि आप प्रिपरेशन के मोड में हो, आपको लगता हो कि ये मैं एक और बार प्रिपरेशन कर सकता हूं, तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि सबसे पहले तो ये आप अपने आप से पूछ लो कि मैं डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करूंगा जरूर, क्योंकि पिछले साल भी किया था। अब आपको लगता है कि आप डेडिकेटेड होकर प्रिपेयर किए हो, बिल्कुल किए भी होगे, लेकिन कहां पर चूक रहेगी उसका एक नोट बना लो। क्या आप कम अपने प्रिपरेशन को टाइम देते थे, यानी कि सेल्फ रिवीजन वाली पॉइंट, सेल्फ रिवीजन को कम टाइम देते थे क्या? नंबर 2, डाउट ऑन योर कॉन्सेप्ट, क्या आपको अपने कॉन्सेप्ट पर डाउट होते थे? क्या आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम दिया था या नहीं दिया था? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पर कितना टाइम इन्वेस्ट किए थे? माइंड कंट्रोल के लिए आप क्या करते हो? इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा माइंड कंट्रोल के लिए आप क्या क्या करते हो? मतलब आपको जब भी
आप जब टेस्ट देते हो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का या जो भी मॉक टेस्ट देते हो, तो उस समय जब भी आपको उस समय भी नर्वसनेस लगा होगा, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि वो नर्वसनेस कंट्रोल हो? उसके लिए कुछ आप अपने लिए टिप्स बनाइए, कुछ अपने लिए कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बनाइए कि ये पॉइंट्स मैं करूंगा पेपर में, और मैं टाइम मैनेजमेंट ऐसे करूंगा, इसको इतना ही सॉल्व करूंगा, पेपर में छोड़ने का आदत डालूंगा कि कितना मैं करूं और कितना ना करूं, ठीक है। और बुक्स केवल एक ही फॉलो करूंगा, जिसको मैं सबसे ज्यादा वैल्यू दूंगा वो है एनसीईआरटी। अगर ये कुछ चीजों का अगर ध्यान रखें तो फ्रेशर भी सिलेक्ट हो सकता है और ड्रॉपर भी बिल्कुल सिलेक्ट हो सकता है। तो एग्जाम हॉल के अंदर ये चीजें जो आपके साथ कल हुई होगी उस पर मैंने एक बार नजर दिलाया है, इसलिए ताकि आप अगर अगली बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बिल्कुल इन चीजों का ध्यान रखना कि एक बार तो हो गया, लेकिन अगली बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। चलिए, आपको कुछ भी मेरे से पूछना हो तो मेरा नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गुड नाइट।